नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज मैं आपके साथ 498 ए के रिगार्डिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट को डिस्कस करूंगा। दोस्तों, ये जजमेंट स्पेशली मुझे भेजी गई है श्री कृष्ण देव जी के द्वारा, जो कि लीगल गुरुकुल के सब्सक्राइबर हैं, इसे रेगुलरली फॉलो करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। तो धन्यवाद कृष्णदेव जी। दोस्तों, जब भी पत्नी 498 का केस फाइल करती है तो पूरे केस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है पत्नी की कंप्लेंट, पत्नी की स्टेटमेंट। पत्नी की कंप्लेंट के बेसिस पर ही पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और पत्नी की कंप्लेंट के बेसिस पर ही कोर्ट 498 के केस को खारिज भी कर सकती है, ख़त्म भी कर सकती है। तो इसलिए आज मैं आपके साथ पत्नी की कंप्लेंट को डिस्कस करूंगा, इसे वर्ड बाय वर्ड पढ़ूंगा ताकि आप समझें कि आपने पत्नी की कंप्लेंट में जो कमियां हैं उसे कैसे ढूंढना है और कैसे पत्नी की कंप्लेंट को खारिज करवाना है, ख़त्म करवाना है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, ये केस है उत्तर प्रदेश का और मामला है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। दोस्तों, इस केस में एक पत्नी के द्वारा अपने पति, अपनी सास ससुर और अपने जेठ के खिलाफ 498 की कंप्लेंट फाइल की गई। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, अब हम डिस्कस करते हैं कि पत्नी ने अपनी कंप्लेंट में अपने बयानों में क्या लिखा, किस तरह के आरोप पति पक्ष पर लगाए। पत्नी कहती है कि मेरी शादी सन 2016 में हिंदू रीति रिवाज से की गई थी, जिसमें कि मेरे पिता श्री मुलायम सिंह ने दहेज में 5 लाख 3 लाख का सामान दिया। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट बात शुरू होती है। पत्नी आरोप लगाती है और किस किस पर क्या आरोप लगाती है ये भी आपने नोट करना है। देखिए, पत्नी लिखती है कि शादी के कुछ समय के बाद ही ससुराल पक्ष से जेठ शिव प्रकाश, ससुर शिवराम और सास मुन्नी देवी दहेज में एक मोटरसाइकिल वो 3 लाख और मांगने लगे। इसी बीच मैंने एक लड़की को जन्म दिया। यानी कि यहाँ तक केवल सास, ससुर और जेठ पर आरोप हैं, वो भी दहेज मांगने के। इसी बीच मैंने एक लड़की को जन्म दिया जो कि मेरे पिताजी के घर पर हुई थी। कुछ दिन बाद मेरे पति मुझे ससुराल ले गए, वहाँ घर कुछ समय ठीक से रही। फिर जेठ मेरे साथ छेड़खानी करने लगा। जब इस बात का हमने विरोध किया तो सास, ससुर व पति भानु मारपीट करने लगे। अब देखिए, यहाँ पर एलिगेशन है जेठ के ऊपर कि वो छेड़खानी करता था, और जब पत्नी ने उसका विरोध किया तो पति ने, सास ने और ससुर ने पत्नी के साथ मारपिटाई करी। इसके बाद पत्नी लिखती है, कुछ दिन बाद हमने अपने पापा को सारी बात बताई, तब वो लोग मेरे साथ मारपीट करते, खाना नहीं देते। दोस्तों, अब यहाँ पर किसी का नाम नहीं दिया हुआ है, एक जनरल स्टेटमेंट है कि मेरे साथ मारपीट करते, खाना नहीं देते हैं। अब आगे चलते हैं। कुछ दिन बाद वो सब लोग मुझे मेरे पिता के घर छोड़ आए और मेरे पापा के घर में ही मुझे मारपीट की और मुझे ज़मीन पटक कर वापस चले गए। घटना के समय रंजीत, योगेश्वर तथा अन्य लोग थे, यानी कि उसे मारपीट की गई इसके विटनेसेस भी थे। इसके बाद पत्नी लिखती है कि मैंने कुछ दिनों तक परामर्श केंद्र, शिकायत केंद्र में शिकायत की थी कि समझौता कर लो, पर वो लोग नहीं आए, तो अब मैं केस करना चाहती हूँ। दोस्तों, कुछ इस तरह के बयान पत्नी ने अपनी 498 की कंप्लेंट में दिए थे। दोस्तों, इस कंप्लेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात नोटिस करने वाली ये थी कि जितने भी इंसिडेंट पत्नी ने मेंशन किए थे, जितने भी आरोप लगाए थे, उनमें किसी भी तरह की डिटेल्स मेंशन नहीं की हुई थी। बहुत ही जनरल, सामान्य एलिगेशन थे। और कब पत्नी के साथ मारपीट की गई या कब उसके साथ छेड़खानी की गई, इसकी भी ना तो कोई डिटेल्स थी, ना ही कोई डेट, साल, महीना मेंशन किया गया था। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी कमी थी पत्नी की कंप्लेंट में, लेकिन इसके बावजूद पत्नी की कंप्लेंट के बेसिस पर पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ
498 की एफआईआर दर्ज कर लेती है। दोस्तों, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में चालान पेश करती है और कोर्ट आरोपियों के खिलाफ अलग अलग धाराएं लगाती है, यानी कि 498 की धारा, 323 मारपीट की धारा, 354 छेड़खानी की धारा और साथ में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के सेक्शन 3 और 4 की धारा भी लगाई जाती है और चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद पति और बाकी परिवार वालों के द्वारा पत्नी की 498 की एफआईआर को ख़त्म करने के लिए, क्वैश करने के लिए हाई कोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन फाइल की जाती है। दोस्तों, हाई कोर्ट के सामने पति पक्ष का यही कहना था कि पत्नी के द्वारा जो कंप्लेंट दी गई है, जो एफआईआर कराई गई है, वो बिल्कुल ही झूठी है। उसमें झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए गए हैं। कोई भी आरोप 498 के दायरे में आता ही नहीं है। पत्नी ने केवल और केवल पति और उसके परिवार वालों को हरास करने के लिए, परेशान करने के लिए मौजूदा 498 की एफआईआर दर्ज कराई है। दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपको ये कंप्लेंट पढ़ के सुनाई, इसी तरह से पति पक्ष ने हाईकोर्ट के सामने पत्नी की कंप्लेंट वर्ड बाय वर्ड पढ़ के सुनाई थी। दोस्तों, हाईकोर्ट पत्नी की कंप्लेंट को बड़े ध्यान से, गौर से स्टडी करता है और ऑब्जर्व करता है। हाईकोर्ट नोटिस करता है कि पत्नी ने जो दहेज मांगने के आरोप लगाए हैं वो केवल और केवल सास, ससुर और जेठ पर लगाए हैं। पत्नी ने पति पर एक भी आरोप नहीं लगाया कि पति ने भी दहेज की डिमांड करी या दहेज के लिए मारपीट करी। पत्नी ने जो मारपीट के एलिगेशन लगाए थे उस पर हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि वो केवल और केवल पति और सास ससुर पर लगाए थे, लेकिन गौर करने वाली बात ये थी कि पत्नी ने इंसिडेंट के बारे में या मारपीट के बारे में कि मारपीट कब की गई थी उसकी एक भी डिटेल्स नहीं दी थी, ना ही कोई डेट, महीना या साल मेंशन किया गया था। यानी कि मारपीट के एलिगेशन भी सरसरी तौर पर ही लगाए गए थे। हाईकोर्ट ने इस बात को भी ऑब्जर्व किया कि पत्नी ने जेठ पर छेड़खानी के आरोप लगाए, लेकिन इसके बारे में भी पत्नी ने किसी भी तरह की कोई डिटेल्स मेंशन नहीं की थी, ना ही कोई स्पेसिफिक डेट, साल, महीना मेंशन किया गया था। जेठ ने किस तरह से पत्नी के साथ छेड़खानी करी, इसका भी किसी तरह का कोई जिक्र कंप्लेंट में नहीं था। दोस्तों, हाईकोर्ट ने अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए पत्नी की 164 सीआरपीसी के बयान भी पढ़े, जो कि कोर्ट के सामने दिए जाते हैं बिना किसी प्रेशर के। उसमें भी पत्नी ने केवल इतना ही कहा था कि मेरे जेठ मेरे साथ छेड़खानी करते हैं। कोई डेट नहीं, कोई महीना नहीं, कोई साल नहीं, बिल्कुल ही वेग और सामान्य एलिगेशन थे। दोस्तों, पत्नी की कंप्लेंट और स्टेटमेंट के बेसिस पर हाईकोर्ट का कहना था कि पत्नी ने जो 498 की कंप्लेंट दी है, एफआईआर दर्ज कराई है, वो केवल और केवल कानून का दुरुपयोग है। और इस केस में पत्नी ने जो एलिगेशन लगाए हैं, आरोप लगाए हैं, वो बहुत ही सामान्य हैं और जनरल हैं और 498 की डेफिनेशन में 498 के इंग्रेडिएंट्स को पूरा ही नहीं करते हैं, डेफिनेशन में कवर ही नहीं होते हैं। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति पक्ष को बहुत बड़ी राहत दी और पत्नी के 498 के केस को ख़त्म करने के आदेश दिए। दोस्तों, यहाँ पर जो हमने पत्नी की कंप्लेंट को पढ़ा उसमें वाकई काफ़ी चीज़ें मिसिंग थी, जिस वजह से 498A बनता ही नहीं था। लेकिन आज की डेट में ऐसा भी होता है कि पत्नी कानूनी सलाह लेकर के ऐसी कंप्लेंट ड्राफ्ट करवाए जिसमें कि सभी इंसिडेंट्स हों और जो कि 498 के इंग्रेडिएंट्स को पूरा भी करते हों। लेकिन इस पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट है, अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सभी कोर्ट्स को डायरेक्शन दिए हैं कि 498 के मैटर को केवल 498 की कंप्लेंट के बेसिस पर ना डिसाइड किया जाए, बल्कि पर्दे के पीछे जाकर के देखा जाए कि एक्चुअली में सच्चाई क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पत्नी केवल और केवल 498 का मिसयूज़ कर रही है पति को परेशान करने के लिए, पति पक्ष को हरास करने के लिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस केस, इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं।
तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।